हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RS हिस्ट्री पॉइंट 10 में स्वागत है। दोस्तों मैं हूं RS सर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास हाई स्कूल अति महत्वपूर्ण प्रश्न विषय विज्ञान। इम्पोर्टेंट प्रश्न है एसिड या अम्ल किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं एवं कुछ अम्लों के नाम बताइए। तो वह रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। वह रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। या इसकी परिभाषा को इस तरीके से देख सकते हैं कि वह पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। अम्ल की विशेषताएं हैं कि अम्ल की कई विशेषताएं, लेकिन कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। नंबर 2, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नंबर 3, अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। नंबर 4, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। नंबर 5, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद अम्ल कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अम्ल कौन कौन से होते हैं? HNO3, CH3COOH और H2SO4 अम्ल ये अम्ल के उदाहरण है। इसके बाद देखते हैं क्षार किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं, गुण तथा इसके प्रकार बताइए। तो क्षार जैसे ही अम्ल का जस्ट उल्टा है कि वह रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार में रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं, क्षार कहलाते हैं। या कह सकते हो वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल OH नेगेटिव आयन देते हैं, क्षार या बेस कहलाते हैं। इसकी विशेषताएं हैं कि क्षार की विशेषताएं निम्न है। नंबर 1, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। नंबर 2, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। नंबर 3, क्षार जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। नंबर 4, क्षार अम्लों को उदासीन करके लवण एवं पानी बनाते हैं। नंबर 5 है, इनमें जल मिलाने पर क्षार की सांद्रता है वो कम हो जाती है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण कि क्षार कौन कौन से होते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है पहला, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद देखते हैं कि क्षार निम्न दो प्रकार के हैं, दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार। तो सबसे पहले देखते हैं प्रबल क्षार। तो वे क्षार जो जल में घुल जाने पर OH नेगेटिव तथा धनायनों में पूरी तरह वियोजित हो जाते हैं। OH नेगेटिव आयन और धनायनों में पूरी तरह वियोजित हो जाते हैं, वो उनको कहते हैं अपन प्रबल क्षार। और दुर्बल क्षार क्या होते हैं कि वे क्षार जो जल में घोले जाने पर OH नेगेटिव आयन प्लस धनायनों में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, उन्हें कहते हैं दुर्बल क्षार। जैसे NH4OH है, CaOH का उल्टा, ये क्या है? दुर्बल क्षार होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करते हैं, और वो प्रश्न है 2024 में आपको पेपर में मिलेगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देखते हैं कि अम्ल एवं क्षार किसे कहते हैं, इसमें अंतर बताइए पहले तरीके से। नंबर 2, अथवा अम्ल एवं क्षार एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है समझाइए। अथवा अम्ल एवं क्षार में असमानताएं बताइए। इन तरीके से पूछा जा सकने वाला प्रश्न है, इसीलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि अम्ल एवं क्षार में कई अंतर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। एक साइड लिखेंगे अम्ल, दूसरी साइड लिखेंगे क्षार, बीच में लाइन खींचेंगे तो अम्ल में लिखेंगे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। नंबर 3 है, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है और क्षार का pH मान है वो 7 से अधिक होता है। नंबर 4, अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, जबकि क्षार जल में घुलकर OH नेगेटिव आयन देते हैं। नंबर 5 है, जल अम्ल क्षारकों को उदासीन कर देते हैं। अम्ल क्षारकों को उदासीन करते हैं, जबकि क्षार अम्लों को उदासीन कर देती हैं। तो इसका अपोजिट हो गया। इसके बाद है छठवां, अम्ल है H2SO4 अम्ल का प्रमुख उदाहरण है। H2SO4 है, CH3COOH है, HNO3 ये क्या है? अम्लों के उदाहरण है, जबकि क्षार के उदाहरण होते हैं KOH और NaOH, ये क्षार होते हैं। इसके बाद देखते हैं अपन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, मानव दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है, या
हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है? तो हमारे दैनिक जीवन में पीएच का निम्नलिखित महत्व है। नंबर 1 है, हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। मानव का जो शरीर है जो 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है, पीएच मान के बीच कार्य करता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कह सकती हैं। इसकी खोज की थी सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। नंबर 2 है, वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है। जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उस वर्षा को कहते हैं अम्लीय वर्षा, क्योंकि उसमें उस वर्षा का जो पानी होता है वो अम्लीय हो जाता है, स्वाद में खट्टा हो जाता है। नंबर थर्ड है, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है। जब मुंह का पीएच मान है जो 5.5 से कम हो जाता है तब दांतों का क्षय होने लगता है, अर्थात दांत टूटने लगते हैं। नंबर 4 है, मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है। जो मधुमक्खी होती है, बी होती है, जिसका जो डंक है जो अम्ल छोड़ता है, इसी अम्ल के कारण जलन और दर्द होता है और सूजन आती है। अगला पॉइंट, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशेष पीएच मान की आवश्यकता होती है। जैसे ही पेड़ पौधे अपन लगाते हैं तो उनको अच्छी उपज के लिए, जब पेड़ पौधे उपज अच्छी होती है तो एक विशेष पीएच मान की आवश्यकता होती है। चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसका नाम है मेटल और नॉन मेटल, या कह सकते हैं धातु एवं अधातु। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं? तो पहला प्रश्न है, धातु किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जिनमें चमक होती है। ऐसे तत्व जिनमें चमक होती है तथा पतली चादरों के रूप में बदले जा सकते हैं, जो ऊष्मा के चालक होते हैं, धातु या मेटल कहलाते हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न। जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि क्या है? धातुओं के प्रमुख उदाहरण है। अगला पॉइंट है, अधातु किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जिनमें चमक नहीं होती है और जो पतली तार तथा चादर के रूप में नहीं बदले जा सकते हैं, जो ऊष्मा के चालक नहीं होते हैं, अधातु या नॉन मेटल कहलाते हैं। जैसे सल्फर है, कार्बन है, लकड़ी है, कोयला, ये क्या है? अधातु है। ऐसे तत्व जिनमें चमक नहीं होती है, जो पतली चादरों के रूप में नहीं खींचे जा सकते हैं, जो ऊष्मा के चालक नहीं होते हैं, उन्हें नॉन मेटल कहते हैं। जैसे आपने देखा सल्फर, कार्बन है, लकड़ी है, कोयला है, इनमें किसी भी प्रकार की चमक नहीं होती है, ना ही इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है और ना ही ये पतली चादरों के रूप में खींचे जा सकते हैं। तो इसीलिए ये अधातु होते हैं या नॉन मेटल कहते हैं इनको। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 2024 पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि निम्न पदों की परिभाषा लिखिए। खनिज, अयस्क, गैंग, इसमें से किसी भी परिभाषा को पूछ सकता है पेपर में कि खनिज किसे कहते हैं। ऐसे भी आ सकता है अयस्क क्या है या गैंग किसे कहते हैं। तो देखते हैं बच्चों, खनिज वे पदार्थ होते हैं, खनिज वे पदार्थ होते हैं जिनमें धातु, खनिज वे पदार्थ होते हैं जिनमें धातुएं अपने यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। धातुएं किसके रूप में पाई जाती हैं बच्चों? यौगिक के रूप में पाई जाती हैं, उन्हें खनिज कहते हैं। अयस्क, खनिज में कई विशेष धातुएं अत्यधिक मात्रा में इन्हें निकालना लाभकारी होती है। खनिजों में कई विशेष धातुएं पाई जाती हैं, इन्हें अत्यधिक मात्रा में निकालना लाभकारी होता है, उन्हें कहते हैं अयस्क। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? अयस्क कहते हैं। नंबर 3 है गैंग, पृथ्वी से प्राप्त खनिज। अयस्कों में पृथ्वी से प्राप्त खनिज, पृथ्वी से हमको प्राप्त होता है खनिज है, अयस्क है, इसमें मिट्टी के कण होते हैं, धूल के कण होते हैं, आदि अशुद्धियाँ होती हैं। तो इन्हीं अशुद्धियों को अपन कहते हैं गैंग कहते हैं। इन्हीं अशुद्धियों को क्या कहते हैं बच्चों? इन्हीं अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसको आप अच्छे तरीके से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको फेयर में भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि धातु एवं अधातु में भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर तुलना कीजिए या अंतर स्पष्ट कीजिए। तो धातु एवं अधातु, एक साइड लिखेंगे अपन धातु, दूसरी साइड डालेंगे अपन अधातु। तो धातु एवं अधातु में कई अंतर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं।
तो नंबर 1 पहला अंतर है बच्चों इसका कि धातुएं की प्रकृति अपचायक होती है। धातु की प्रकृति कैसी होती है? अपचायक होती है, जबकि अधातु की प्रकृति ऑक्सीकारक होती है। दूसरा पॉइंट है कि धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। धातुएं होती हैं वो अम्लों से क्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं, और अधातुएं अम्लों से किसी भी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं करती हैं, कोई क्रिया नहीं करती हैं। अगला प्रश्न है क्लोरीन से क्रिया। तो धातुएं क्लोरीन से क्रिया करके वैद्युत संयोजी क्लोराइड बनाती हैं। धातुएं क्लोरीन से क्रिया करती हैं और वैद्युत संयोजी क्लोराइड बनाती हैं। अधातुएं क्लोरीन से क्रिया करके सहसंयोजी क्लोराइड बनाती हैं। अगला पॉइंट है चमक। धातुएं चमकदार होती हैं। कैसी होती है? धातुएं चमकदार होती हैं और अधातुओं में कोई चमक नहीं पाई जाती, अर्थात अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। अगला पॉइंट है पारदर्शिता। धातुएं अपारदर्शी होती हैं। धातुएं अपारदर्शी होती हैं और अधातुएं पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी, तीनों प्रकार की इनमें पारदर्शिता पाई जाती है। ध्वनि देखते हैं। ध्वनि धातुओं को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न करती है। जैसे आपने देखा होगा, लोहा ले लो, लोहे को किसी से ठोको, उसको पीटो तो ध्वनि करेगी, आवाज आएगी, जबकि अधातुओं को पीटने से कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। जैसे आपने देखा लकड़ी ले ली, लकड़ी में हथौड़ा मारो तो वो ध्वनि नहीं निकलेगी। अगला पॉइंट तन्यता। धातु में तन्यता गुण पाया जाता है। धातुएं होती हैं उनमें तन्यता गुण पाया जाता है, अर्थात धातुओं को खींचते हैं तो वो तन जाती हैं, और अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट ऑक्साइड की प्रकृति। धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं होती है वो कैसी ऑक्साइड बनाती है? क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, और अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। कठोरता। सामान्यतः धातुएं कठोर होती हैं और सामान्यतः धातुएं होती हैं वो अधातुएं मुलायम होती हैं, लेकिन अपवाद इसका हीरा है, वो अपवाद होता है इसका। ये प्रश्न बच्चों पूछे जा सकने वाला प्रश्न है कि लोहे को जंग से बचाने के क्या क्या तरीके हैं। लोहे को जंग से बचाने के निम्नलिखित तरीके। नंबर 1 है पेंट करके। लोहे की किसी भी वस्तु को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर पेंट करना चाहिए, जिससे लोहा पर जंग नहीं लगती है। लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए उन पर पेंट या कलर किया जाता है, जिससे उन्हें जंग से बचा जा सकता है। अगला पॉइंट ग्रीस या तेल लगाकर। लोहे से बनी हुई वस्तुओं पर ग्रीस या तेल लगाकर जंग को रोका जा सकता है, क्योंकि ग्रीस या तेल की परत चढ़ा देने से हवा की उपस्थिति में नमी के संपर्क में नहीं आती है और उस पर जंग नहीं लगती है। जैसे आपने देखा हो मशीन तथा साइकिल की चेन पर ग्रीस या तेल लगाकर उसे जंग से बचाया जा सकता है। अगला प्रश्न है सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन संरचना क्या होगी? संकेत दे रहा है कि सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठी के रूप में आपस में जुड़े रहते हैं। तो क्या करना है बच्चों यहाँ पे कि सल्फर है 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे बच्चों एक एस ज़्यादा हुई है, लेकिन यहाँ पे सल्फर के अणु 8 हैं, वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार की संरचना बनती है वो रिंग टाइप, मतलब अंगूठी के साथ गोल टाइप की संरचना बनती है, वो सल्फर के 8 परमाणु की इलेक्ट्रॉन वो संरचना है। अब इसे अपन देख सकते हैं कि ऐसे बना सकते हैं, देखा ना। एक 2 3 4 5 6 7
और 8। इस तरीके से गोल है जो संरचना कैसे हुई, रिंग टाइप में हो गई, अंगूठे टाइप में हो गई। इसमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह की संरचना होती है वो सल्फर के 8 अणु इलेक्ट्रॉन वो संरचना होती है, बन जाती है। देखो यहाँ पे दर्शाई हुई है ये संरचना। अगला प्रश्न, पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयव का चित्रण कर सकते हैं? तो पेंटेन के लिए 3 संरचनात्मक समावयव का चित्रण कर सकते हैं। नंबर 1, इस तरह की ये स्ट्रक्चर दी हुई है C5H12। तो C5H12 1 2 3 4 5 5 सी हो गई। और यहाँ पे H कितनी, हाइड्रोजन कितनी है 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो C5H12 मतलब कार्बन की संख्या 5 है और हाइड्रोजन की संख्या इसमें 12 है। तो इस प्रकार की संरचना होती है, उसको एन पेंटेन C5H12 कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे आइसोपेंटेन की संरचना दिखाई हुई है। इसमें भी हाइड्रोजन की संख्या है, कार्बन की संख्या वो 5 है, C5 देखते हैं 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से H हाइड्रोजन संख्या 12 है, तो गिन सकते हैं आप 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से। अगला प्रश्न इंपोर्टेंट है, निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। एथेनॉइक। तो एथेनॉइक की सूत्र क्या होता है बच्चों? एथेनॉइक का CH3COOH होता है। तो यहाँ पे कार्बन है CH3COOH एथेनॉइक अम्ल या एथेनॉइक अम्ल को ही एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। ये इसकी संरचना है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इस प्रकार देखते हैं अपन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड की ये बनी हुई है। उसके बाद है प्रोपेनॉन, ये इसकी संरचना स्पष्ट दिखाई दे रही है। फ्लोरीन F2, 2 फ्लोरीन है। इसके बाद देखते हैं रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों के आधार पर एथनॉल एवं एथेनॉइक अम्ल में अंतर बताइए। रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों के आधार पर एथनॉल एवं एथेनॉइक अम्ल में कई अंतर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। नंबर 1, एक साइड पर लिखा हुआ है एथनॉल, एक दूसरी साइड पर लिखा हुआ है एथेनॉइक। तो गुणधर्म, उदासीन पदार्थ। एथनॉल एक उदासीन पदार्थ होता है और एथेनॉइक एक अम्लीय पदार्थ होता है। नंबर 1। नंबर 2, स्वाद। एथनॉल में किसी प्रकार का कोई स्वाद नहीं पाया जाता और एथेनॉइक जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। नंबर 3, एथेनॉइक का जो पीएच मान है 7 होता है और इसका एथेनॉइक अम्ल होते हैं, एथेनॉल का पीएच 7 होता है और एथेनॉइक अम्ल का पीएच 7 से कम होता है। सूत्र, एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH, जबकि एथेनॉइक या एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। अब देखते हैं भौतिक परिवर्तन के आधार पर गंध। एथेनॉइक होते हैं, उनकी गंध होती है अविलाक्षणिक गंध होती है और इनमें सिरके जैसी गंध आती है एथेनॉइक में, एसिटिक अम्ल में। एथेनॉइक होते हैं, उनका जो गलनांक होता है जो 156 केल्विन होता है और इसका गलनांक होता है जो 290 केल्विन होता है। क्वथनांक, इसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है और इसका क्वथनांक होता है एथेनॉइक का, एसिटिक अम्ल का होता है 391 केल्विन। इसके बाद देखते हैं बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, हीरा तथा ग्रेफाइट में अंतर बताइए। तो हीरा तथा ग्रेफाइट में अंतर देखते हैं। संरचना, हीरे की संरचना होती है वो चतुष्फलकीय होती है और ग्रेफाइट की संरचना होती है वो षटकोणीय होती है। नंबर 2, हीरे की भौतिक अवस्था रंगहीन वह पारदर्शी होती है। हीरे की जो भौतिक अवस्था होती है वो रंगहीन वह पारदर्शी होती है। रंगहीन मतलब इसमें किसी प्रकार कोई रंग नहीं पाया जाता। ग्रेफाइट चमकदार अपारदर्शी काले रंग का होता है। अगला पॉइंट देखते हैं,
हीरे में किसी प्रकार का रंग नहीं पाया जाता, ग्रेफाइट काले रंग का होता है। और हीरा पारदर्शी होता है, जबकि ग्रेफाइट अपारदर्शी होता है। हीरा सर्वाधिक कठोर होता है, ग्रेफाइट मुलायम एवं चिकना होता है। नेक्स्ट, विद्युत चालकता। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। विशिष्ट घनत्व देखते हैं कि हीरा का जो विशिष्ट घनत्व होता है वो 3.51 होता है, ग्रेफाइट का विशिष्ट घनत्व होता है 2.25 होता है। इसके बाद इसके देखते हैं अपन कि हीरा का जो उपयोग है, हीरे का उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं। हीरे का उपयोग गहने बनाने में किया जाता है। हीरे का उपयोग है जो गहने बनाने में किया जाता है। नंबर 2, हीरे का उपयोग कांच काटने वाले औजारों में भी किया जाता है। नंबर 3, हीरे का उपयोग पत्थर में छेद करने वाले औजारों को बनाने में किया जाता है। हीरे का उपयोग गहने बनाने में किया जाता है। हीरे का उपयोग कांच काटने वाले औजारों में, हीरे का उपयोग पत्थर में छेद करने वाले औजारों को बनाने में किया जाता है। जबकि ग्रेफाइट होते हैं, ग्रेफाइट का उपयोग निम्नलिखित है। नंबर 1, ग्रेफाइट का उपयोग होता है ग्रेफाइट का उपयोग भारी मशीनों के पुर्जों को चिकना बनाने में किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग भारी मशीन होते हैं, उनके पुर्जे होते हैं, उनको चिकना बनाने में किया जाता है। नंबर 2, ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क सेलों में किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग होता है, जो सेल होते हैं शुष्क सेल, उनमें ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नंबर 3 है, ग्रेफाइट का उपयोग विद्युत भट्टियों में भी किया जाता है। विद्युत भट्टियों में भी ग्रेफाइट का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, वैसे परिचय दृष्टि से इंपोर्टेंट प्रश्न तो नहीं है। 2 हाइड्रोकार्बन यौगिकों के नाम लिखिए जिसमें कार्बन परमाणु रिंग के रूप में, रिंग के आकार में होते हैं। तो C6H6 साइक्लोहेक्सेन, C6H12, ये इसका चित्र बना हुआ है। बेंजीन, बेंजीन है, साइडोहेक्सेन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। साबुन और अपमार्जक में अंतर बताइए। साबुन एवं अपमार्जक में कई अंतर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। नंबर 1, साबुन लिखेंगे, एक साइड लिखेंगे अपमार्जक। तो साबुन क्या होते हैं बच्चों? साबुन उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, और अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले एल्किल या एरिल सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। नंबर 2, साबुन मृदु जल के साथ झाग उत्पन्न करते हैं। अपमार्जक कठोर एवं मृदु दोनों जल के साथ झाग उत्पन्न करते हैं। नंबर 3, एक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम लवणों के साथ अम्लीय पदार्थ बनाते हैं, और अपमार्जक होते हैं वो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम लवणों के साथ अम्लीय पदार्थ नहीं बनाते हैं। अगला पॉइंट, साबुन होते हैं, साबुन अपमार्जक की अपेक्षा कपड़े कम साफ करते हैं, और अपमार्जक साबुन की अपेक्षा कपड़े ज्यादा साफ करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने ये हमारा RS स्टडी पॉइंट 10 चैनल लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी पढ़ाई इसी तरीके से निरंतर सतत बनी रहे। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे फिर से कल। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद जय भारत।